हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान के अम्ल क्षार और लवण लेसन से ये तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस पूरे लेसन को एक बार रिवाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, एक बार आप लोगों को फिर याद दिला दें कि हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। और अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे वीडियो को, वो लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों का आगे भी 11th-12th में भी साथ देने वाला हूं। फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ कोशिश होगी और भी सब्जेक्ट्स के भी टीचर्स को जोड़ने के लिए, लेकिन फिजिक्स तो मेरा 11th-12th में भी आप लोगों के साथ चलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। कह रहा है बेकिंग सोडा बनाने के लिए, ये पहला प्रश्न, बेकिंग सोडा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है भाई? तो खाने का सोडा, यही तो बेकिंग सोडा, ये नहीं। धावन सोडा, विरंजक, चोड़, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद करिए कि धावन सोडा के माध्यम से सोडियम कार्बोनेट में के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बनता था। तो बी ऑप्शन सही है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जी नहीं। जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। होता ही नहीं है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन। जलीय विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। ये एक परिभाषा है उसकी कि जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को कम करते हैं। जी नहीं, बस वो सी सही है इसका। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? क्रिस्टलीय धावन सोडा में क्रिस्टलन जल के अणुओं की संख्या। धावन सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, फॉर्मूला एक बार याद करिए। सोडियम कार्बोनेट 10H2O, ये होता है आपका धावन सोडा। तो ये वाला ऑप्शन सही है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे बनता है, तो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये आपका है जिप्सम। इसी से ये इतने मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाते हैं गर्म करने से 100 डिग्री सेल्सियस पे। जैसा कि मैंने बताया कि हमारा काम यहाँ पे है आप लोगों के चैप्टर को इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से रिवाइज करते जाना है। इसलिए हम साथ साथ उसकी एक्स्ट्रा चीजें भी बता रहे हैं, ना कि सिर्फ उसमें उसको आंसर को टिक करते चलना है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। क्यों? तो कोई अम्ल दुर्बल या प्रबल क्यों होता है, उसकी परिभाषा याद करिए, रिवाइज भी कीजिए इसी के साथ कि प्रबल अम्ल वे होते हैं जिनमें जलीय विलयन, उसमें आयनन की क्षमता अधिक होती है, आयनन अधिक होता है, आयनन की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है? नहीं। एक अकार्बनिक अम्ल है? नहीं। आयनन की मात्रा कम होती है। तो दुर्बल होने का कारण आयनन की मात्रा कम होती है। आयनन कम होगा तो दुर्बल अम्ल होगा, आयनन ज्यादा होगा तो प्रबल अम्ल होगा। अब एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, चूंकि यह एक कार्बनिक अम्ल है। ये कार्बनिक अम्ल जितने हैं सब के सब दुर्बल ही होते हैं, लेकिन जब हमको इन दोनों में करीब जाएंगे तो असली कारण क्या है? क्योंकि इसकी आयनन की मात्रा कम होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल में तीन अम्ल प्रबल होते हैं। HCl कौन कौन है भाई? HCl, H2SO4 और HNO3। इसके साथ ही ये रिवाइज कर लीजिए, यही तीन प्रबल अम्ल हैं। कहते हैं प्रबल अम्ल हैं। तो आपका विकल्प यहाँ पे जो दिया है इसमें H2SO4। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल हैं। तो अब देखिए तीनों आ गए, ये प्रबल, ये प्रबल, ये प्रबल। HCN ये क्या हो गया? दुर्बल अम्ल हो गया। निम्नलिखित में प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार में दो ही हैं भाई, KOH है और NaOH है। तो प्रबल क्षार कौन सा हो गया? KOH। बाकी सब दुर्बल क्षार होते हैं। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होगा? तो भाई उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होते हैं। अम्ल वे हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देंगे। तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होगा? हाइड्रोजन आयनों का आधिक्य होगा। उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है?
तो उदासीन विलयन, तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण सही है, ये 10⁻⁷ होगा। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 10⁻⁷ होगा। पीएच मान 0 होता है, पीएच मान 7 होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है भाई? 7 होता है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं, वो सब यहाँ मेंशन है, देखिए। और ये क्या कर रहा है, 1 विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है, तो पीएच मान, फिर यहाँ पे फटाक से लोग गलती करते हैं, हालांकि यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन ही नहीं दिया है। यदि ये 10⁻⁻12 है तो एच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा भाई? 1 × 10⁻⁻2 बच जाएगा। और यही -2 का माइनस करके +2 इसका क्या हो जाएगा? पीएच मान हो जाएगा। तो पीएच मान देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 10⁻12 मोल है। और ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सोचिए कि अरे 10⁻12 बड़ी संख्या आ गई, तो बड़ी संख्या आ गई इसका मतलब यहाँ पर ये पीएच मान उसका हो गया। जितना बड़ा संख्या माइनस का पावर जितना बड़ा होते जाएगा, वो नंबर उतनी छोटी होती जाएगी। तो हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कम हो रहा है, पावर बढ़ रहा है तो, और हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण कम हो रहा है तो हाइड्रोजन आयन का सांद्रण बढ़ेगा। मतलब हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻2 है और ये 10⁻12 है, तो किसका ज्यादा है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रण ज्यादा है। इसीलिए क्या होगा? ये अम्लीय होगा और इसका पीएच मान इतना होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 12 नंबर, एक जलीय विलयन का पीएच मान 4 है, पीएच मान 4 है, विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मोल प्रति लीटर में, तो बस ये 10⁻⁴ है, तो आप यहां कर लीजिए -4, ये हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है बी। शुद्ध जल का पीएच मान, तो अभी उदासीन है, उसका मान क्या हो गया भाई? 7 हो गया। शून्य पीएच वाला विलयन होता है, शून्य पीएच वाला विलयन, कोई क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां आया था जिसमें एक विलयन का सांद्रण 0 आया था, और वहां पे मैंने बताया था ये क्या होगा भाई? अम्लीय। 0 to 7 अम्लीय, 0 एंड लेस देन 7, नॉट 7, 7 पे तो उदासीन हो जाएगा। 15 नंबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम। एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति इतनी है, तो इस विलयन का पीएच मान 10⁻⁻2, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति इतनी है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या देगा भाई? हाइड्रोजन आयन देगा। तो जितनी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति है ना, वही हाइड्रोजन आयन की भी शक्ति रहेगी। तो यहाँ इसका मतलब कि H+ आयन की सांद्रता भी वही 10⁻⁻2 n समझिए, और इसका पीएच मान क्या हो जाएगा भाई? पीएच इसका हो जाएगा 2, तो ये हो गया पीएच मान 2। H2S विलयन का पीएच मान अम्ल होता है, ये अम्ल होता है, तो उसका मान 7 से कम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन 18 नंबर देखिए, क्या कर रहा है? ए बी सी डी विलयनियों के पीएच मान क्रमशः 11, 9.5, 3.5, 6.5 है। इनमें सर्वाधिक क्षारीय विलयन है। तो क्षारीय विलयन पीएच मान जितना बढ़ते चला जाएगा, क्षारीयता उसकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो ए का जैसे क्रमशः है, ए का क्या है? 11 है, बी का कितना है? 9.5 है, सी का 3.5 है, और डी का 6.5 है। सबसे ज्यादा किसका है भाई? ए का सबसे ज्यादा है, तो ए सबसे क्या होगा? क्षारीय होगा। ए ऑप्शन सही है, ए क्या होगा? क्षारीय होगा। 19 नंबर प्रश्न में आ जाइए जरा, क्या कर रहा है? क्षारीय विलयन में फिनाफ्थलीन सूचक का रंग होता है। हाँ चलिए भाई, सूचक आ गया, और मुझे लगता है कि जितने वीडियोस बनाए कहीं सूचक का कोई हम लोग चर्चा नहीं किए, पढ़े होंगे आप, तो फिर भी एक बार थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। सूचक क्या होते हैं? तो जैसे आपकी गाड़ियों में भी सूचक का इंग्लिश याद कीजिए, क्या होता है? इंडिकेटर। कहाँ सुने होंगे इंडिकेटर? तो आपकी बाइक में होता है, कार में होता है, सब जगह इंडिकेटर क्या करता है भाई? इंडिकेट करता है कि हमको इधर मुड़ना है। ब्रेक लगा तो लाल रंग का पीछे बत्ती जल जाता है, वो भी इंडिकेटर है। इंडिकेट कर दे भाई, देखो आगे ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ रसायन विज्ञान में इस इंडिकेटर का क्या काम है? तो यहाँ पे रासायनिक इंडिकेटर है। यहाँ पर इंडिकेटर या सूचक, याद करिए इसी परिभाषा को, यदि आता है तो लिखिए। सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में एक रंग देते हैं और अम्लीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं, और ये फिनाफ्थलीन सूचक है। तो फिनाफ्थलीन सूचक जो होता है,
ये अम्लीय विलयन में अम्लीय विलयन में रंगहीन होता है और क्षारीय विलयन में इसका रंग जो होता है वो लाल हो जाता है। क्षारीय और ये मेथिल ऑरेंज में क्या होता है, अम्लीय में तो वो इसमें पीला रहता है और क्षारीय विलयन मेथिल ऑरेंज का रंग, क्षारीय में इसका रंग जो होता है ऑरेंज हो जाता है। ऑरेंज और पीला एक जैसे, ऑरेंज इसका नाम वो दे दीजिएगा, इसका नाम ही है मेथिल ऑरेंज। और प्रबल अम्लीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग होता है, तो मेथिल ऑरेंज इसका रंग लाल होता है वहां पर। एक बार इसको, ये इतनी ही सी चीजें हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बुक से भी देख करके। निम्नलिखित में अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण देखिए लवण कई प्रकार के होते हैं। एक सामान्य लवण होता है, उसमें न अम्लीयता होती है न क्षारीयता होती है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने रहते हैं। लेकिन वहीं पे यदि एक प्रबल अम्ल और दुर्बल, यहाँ रिवीजन करना जरूरी है क्योंकि लवण के भी प्रकार इसमें क्वेश्चन में कहीं और आया नहीं था, तो यहाँ पर एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से लवण बनेगा तो वो क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाएगा। और दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनेगा तो अम्लीय हो जाएगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन है, तो इसका मतलब प्रबल अम्ल होगा वहां पर और क्षार दुर्बल होगा। तो दुर्बल क्षार में ये यहाँ पे NaHSO4 में और ये KCN है, तो ये हमको अम्लीय लवण चाहिए। तो लवण इसमें ये तो उदासीन होगा, ये भी उदासीन होगा। अब यहाँ पर देखिए NaHSO4 है और एक KCN है, ये CN तो दुर्बल क्षार अम्ल बनाएगा तो अम्लीय लवण नहीं होगा यहाँ पर। और दूसरी चीज एक और परिभाषा होती है, अम्ल का कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन आयन। और लवण बनते कैसे हैं, तो अम्लों के हाइड्रोजन आयन विस्थापित हो जाते हैं धातुओं से। तो जब पूरे हाइड्रोजन अम्ल विस्थापित नहीं होते हैं, थोड़ी से अम्लीय गुण बचे रहती है, यही बन जाता है इसका क्या, अम्लीय लवण। तो बी क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया। संकर लवण, तो संकर लवण में क्या होता है भाई, यहाँ पे सब लवण के भी नाम बता दें। देखिए यहाँ पे दो दो लवण दिख रहे हैं, ये आपका द्विक लवण है। कौन लवण है, द्विक लवण, दो दो लवण एक साथ, Na2SO4 और Fe2SO4 का इसे द्विक लवण है। यहाँ पे Na2HPO4 है, तो यहाँ पे इसका H दिख रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया भाई, ये अम्लीय हो गया। कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। और ये NaNH4HPO4, यहां भी H दिख रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। और यहां से एक बार एक क्वेश्चन आया था, ये Na3FeCN6, वहां पे K4 था और यहाँ पे ये आ गया, तो ये C जो है ना, C, यहाँ का C यही संकर लवण है। इसमें जो आयनन होगा तो FeCN6 का होगा, इसका नाम होता है सोडियम फेरिक साइनाइड है, फेरिक साइनाइड। देखिए FeCN6 में यहाँ पे और Na3 है, मतलब इसकी संयोजकता 3 है, तो ये फेरिक, ये आयोनाइजेशन ऐसे होगा कि FeCN6 3 माइनस, ऐसे आयोनाइजेशन होगा 3Na प्लस और FeCN6 माइनस माइनस माइनस, इस तरह से आयोनाइजेशन होगा और ये होता है संकर लवण। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी विलयन की मूल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता, किसी विलयन की मूल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन सांद्रता इतनी है, तो इसका पीएच मान क्या हो गया भाई, 1 हो गया। यहाँ पे दिख रहा है 1 हो गया, इसमें ज्यादा टाइम खर्च कर चुके हैं हम लोग पीएच मान पे। आगे आते हैं 25 नंबर, ये क्या करा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान इतना मोल प्रति लीटर है, तो पीएच मान कितना होगा, ये यहाँ पे दिख रहा है 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये सही होगा। इसमें हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान क्या होगा भाई, 7 हो गया। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, देखिए सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन कैसा होगा, प्रबल अम्लीय, उदासीन, दुर्बल अम्लीय और क्षारीय। एक्चुअली क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल अम्ल है और कार्बोनिक एसिड दुर्बल, ये प्रबल क्षार है। सोडियम
हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है और ये दुर्बल अम्ल है, तो इससे इसका जो जलीय विलयन होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, क्षारीय होगा। तो ये डी ऑप्शन इसका सही है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, ये भी कर चुके हैं हम लोग, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलेगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, हाँ स्रोत भी एक बार आप लोग रिवाइज कर लिए जाके, कि जैसे ये इमली किस में होता है, चींटी के डंक में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो इसका ऑक्जेलिक अम्ल का जो स्रोत है वो टमाटर है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, नींबू में, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इमली में अच्छा, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है, क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इमली में ये टार्टरिक होता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। बुक से आप लोग एक बार स्रोत वाला एक टेबल होगा, उसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, और मेरे नोट्स में भी, हमारे क्लास के बच्चे तो नोट्स को भी देख सकते हैं, वहां भी मिल जाएगा। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, यहाँ पे आ जाइए। तो हम लोगों ने देखा था, देखो आग बुझाने के लिए जो प्रयुक्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और ये सोडियम कार्बोनेट भी होता है। एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्षमता होती है कि वो जाके ऑक्सीजन से भारी होती है, तो ऑक्सीजन को वहां से हटा देगी, और जलने के लिए, आग लगने के लिए क्या जरूरी होगा भाई, ऑक्सीजन। तो इस तरह से आग को बुझा देगी। तो ये जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने का जो स्रोत होगा उसको हम लोग यूज कर लेते हैं अग्निशमन में। आगे चलते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे अभी। तो इसमें देखते हैं, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से कौन सी गैस बनती है, तो ये भी हम लोग देखे थे, एक बार फिर रिएक्शन को आप चाहे तो याद कर लीजिएगा। विरंजक चूर्ण में जो वुलनरेबल पार्ट है वो क्लोरीन गैस है, और यही क्लोरीन गैस निकलेगी। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, कोई भी अम्लीय विलयन किससे बनेगा, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से बनेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होगा भाई, ए अम्लीय होगा। निम्नलिखित में कौन सा लवण केलासन जल नहीं रखता है, केलासन जल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, केलासन जल मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो ये क्या है भाई, नीला थोथा होता है, बेकिंग सोडा, जिप्सम, धावन सोडा। इसमें इसका फॉर्मूला एक बार फिर आप लोगों को याद दिला दें, Na2CO3 10H2O होता है, ये होता है जिप्सम, क्या होता है CaSO4 2H2O होता है, बेकिंग सोडा और नीला थोथा, इसका फॉर्मूला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको फिर से एक बार, नीला थोथा ये क्या होता है CuSO4 5H2O। एक मिनट, ये सारा हटा के, नीला थोथा, बाकी सब देख चुके हैं आप लोग, नीला थोथा ये होता है CuSO4 और 5H2O। और इसमें क्या क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं बता दूं। ये कहा जाता है कि यदि ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को या इसी नीला थोथा को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो ये इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाता है और वो बन जाता है रंगहीन, कोई रंग नहीं रह जाता है। बस इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, NaHCO3। तो आपका आंसर इसका ये है। बाकी इस पे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे हमको दिखा, तो मैं सोचा कि इसको रिवाइज कर देना और आप लोगों को बता देना उचित होगा। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान है। अम्लीय वर्षा होगी तो अम्लीयता बढ़ेगी, तो ये तो कैंसिल कर दीजिए, इसका तो कोई, ये भी सी और डी तो कैंसिल हो गया। 5.2 और 6.2, तो अम्लीय वर्षा का वो जो होता है 6 पॉइंट समथिंग हो जाता है। तो नो 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 सॉरी, अम्लीय वर्षा जब होगी तो इसका पीएच मान और ये लगभग आ जाएगा पीएच मान। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, और कपड़े पे हम लोग खाना पीना खाते हैं तो क्या लग जाता है, हल्दी की दाग लग जाती है। याद करिए जब उसको साबुन से धोते हैं
या बर्तन धोते समय विम बार वगैरह जब लगता है तो जो बर्तन में हल्दी, दाल, सब्जी वगैरह का जो हल्दी होता है वो क्या होता है, कैसा रंग होता है, जल्दी बताइए, जल्दी से, भूरा लाल। किसी विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा है भाई, अम्लीय है, बहुत से समय देना नहीं है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अम्लीय सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, भाई उसमें परमाणुओं की संख्या तो 2 होती है, चलिए यही है 2, H2SO4। थोड़ा घुमाया है क्वेश्चन को। 38 पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है, तो भाई जठर रस में क्या होता है, जठर रस, जठर रस पाचन के दौरान, यही जठर रस क्या करता है भाई, ये जठर रस अम्लीयता ही दूर करने के लिए उपयोग में लेते हैं हम लोग, तो ये 7 से अधिक। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ क्या है भाई, विरंजक चूर्ण है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा रासायनिक सूत्र अभी आया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हाफ CaSO4 हाफ H2O। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच मान 7 से अधिक, 6 से कम, भाई उसमें लैक्टिक एसिड तो होता ही है, तो दही भी बन जाएगा तो भी रहेगा, तो 7 से अधिक तो नहीं होगा, क्षारीय तो नहीं होता है, वो अम्लीयता रहती है उसमें, तो ये 6 से थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते होंगे दूध की अपेक्षा दही अधिक खट्टी होती है। अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है, तो अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला ये जब रिएक्टिविटी सीरीज धातु और अधातु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, बाकी एक Hg, Cu, Ag सारी हाइड्रोजन से नीचे है। हाँ, आगे आते हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र है CaPO4 ट्वाइस कैल्शियम फास्फेट। तो देखियो फास्फोरस आयन की जो संयोजकता होती है 3 होती है और कैल्शियम की 2 होती है, तो Ca3PO4 ट्वाइस। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, धावन सोडा फिर से आया, रिपीट किया हुआ है 2022 में। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है, तो इसमें H दिख रहा है, ये अम्लीय लवण हो गया। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा, नीले लिटमस को लाल कर देता है, AB याद करिएगा, AB एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस, नीले लिटमस को लाल कर देता है, कौन है वो, एसिड, और एसिड का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम, मतलब 6 वाला आंसर सही है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उल्टा इसका वैल्यू पीएच मान 7 से अधिक होगा, ये 8 हो गया। सोडियम कार्बोनेट का ये क्या है भाई, क्षार है, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में आ जाइए, 19 नंबर प्रश्न देखिए। सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है, सोडियम का प्रचलित नाम तो धावन सोडा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान कभी भी इससे अधिक नहीं होगा, 7 से कम, तो 7 होता है उसका शुद्ध जल का मान। और एक क्वेश्चन इतना बड़ा, लेकिन एक ही क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं है, तो ये इसमें क्या कर रहा है, एक कॉलम ए में दिए गए पदार्थों का सुमेल कॉलम बी से कीजिए। तो चलिए भाई, आप 6-7 क्लासेस में बहुत सारा मैचिंग किए होंगे, यहाँ भी मैचिंग कीजिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, उपयोग इनके हैं, बहुत ही बढ़िया, चलिए मिला दिया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति निर्माण में इसका उपयोग हो जाएगा, तो ए का 2। कास्टिक सोडा NaOH होता है, कास्टिक सोडा साबुन बनाने में उपयोग हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड बनाने में, और ब्लीचिंग पाउडर कीटाणुनाशक के रूप में। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, बी ऑप्शन इसका सही है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये रिवीजन के हिसाब से छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे वीडियोस को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।